कहानी की शुरुआत होती है जब अचानक स्पेस से एक विशाल रहस्यमयी स्पेसशिप धरती पर आकर क्रैश हो जाती है। शुरुआत में किसी को समझ नहीं आता कि आखिर यह क्या है, लेकिन जैसे ही उस स्पेसशिप का दरवाजा खुलता है, उसके अंदर से हजारों खतरनाक एलियन बाहर निकल आते हैं। कुछ ही सेकंड में वे चारों तरफ तबाही मचाना शुरू कर देते हैं। ये कोई साधारण एलियन नहीं होते, बल्कि लगभग 10 फीट लंबे, बेहद ताकतवर और इंसानों से कई गुना ज्यादा तेज होते हैं। उनकी पीठ पर मौजूद लंबे टेंटिकल्स पल भर में नुकीले कांटे छोड़ सकते हैं, जो दूर खड़े इंसानों को भी आसानी से मौत के घाट उतार देते हैं। उनकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वे कुछ ही सेकंड में भारी भरकम बख्तरबंद गाड़ियों तक को पलट देते हैं। सबसे डरावनी बात यह होती है कि उनकी चमड़ी इतनी मजबूत होती है कि राइफल की गोलियां भी उन पर बेअसर साबित होती हैं। उनका सिर्फ एक कमजोर हिस्सा उनकी गर्दन होती है, लेकिन उनकी रफ्तार और हमला करने का तरीका ऐसा होता है कि वहां निशाना लगाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। देखते ही देखते पूरी दुनिया युद्ध के मैदान में बदल जाती है और कुछ ही सालों के अंदर इंसानों की 99% आबादी खत्म हो जाती है। आखिरकार भविष्य में सिर्फ 5 लाख लोग ही जिंदा बच पाते हैं। अब उनके सामने सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, किसी तरह अतीत में जाकर लोगों को इस आने वाली तबाही के बारे में पहले ही बता दिया जाए ताकि इतिहास बदला जा सके। दूसरी तरफ साल 2022 में डैन फॉरेस्टर अपनी जिंदगी को दोबारा पटरी पर लाने की कोशिश कर रहा होता है। वह एक लैब में नौकरी पाने के लिए फोन पर इंटरव्यू दे रहा होता है। अपनी सैन्य सेवा और बायोलॉजी टीचर होने का अनुभव बताकर वह सामने वालों को खुश करने की पूरी कोशिश करता है। इसी बीच वह अपने घर पहुंचता है, जहां क्रिसमस पार्टी चल रही होती है। उसकी पत्नी एमी उससे मेहमानों की मदद करने के लिए कहती है, लेकिन डैन पूरे भरोसे के साथ कहता है कि उसे यकीन है इस बार उसे उसकी ड्रीम जॉब मिल जाएगी। कुछ देर बाद वह अपनी बेटी के साथ टीवी पर फुटबॉल वर्ल्ड कप देखने बैठता है, लेकिन तभी अचानक टीवी पर लाइव मैच के बीच आसमान में एक रहस्यमयी पोर्टल खुल जाता है। पूरे स्टेडियम में अफरा तफरी मच जाती है और उस पोर्टल से भविष्य के हथियारों से लैस सैनिक बाहर निकल आते हैं। उनकी कमांडर पूरी दुनिया को बताती है कि वे साल 2051 से आए हैं, जहां व्हाइट स्पाइक्स नाम के एलियंस ने लगभग पूरी मानव सभ्यता खत्म कर दी है। अब उन्हें अतीत के लोगों की मदद चाहिए, क्योंकि अगर यह जंग हार गए तो इंसानियत हमेशा के लिए मिट जाएगी। समय बीतता है और दुनिया भर से सैनिकों को भविष्य की जंग में भेजा जाने लगता है, लेकिन जो लोग जाते हैं उनमें से सिर्फ चौथाई ही वापस लौट पाते हैं। हालात इतने खराब हो जाते हैं कि सरकारें अब आम नागरिकों को भी जबरन भर्ती करने लगती हैं। इसके बावजूद मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता रहता है और लोग सवाल उठाने लगते हैं कि क्या यह लड़ाई लड़ना भी सही है। इसी बीच डैन अपनी बायोलॉजी की क्लास ले रहा होता है, लेकिन कोई भी छात्र पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा होता। सभी को लगता है कि जब दुनिया खत्म होने वाली है तो पढ़ने का क्या फायदा। तभी सिर्फ एक छात्र मार्टिन हाथ उठाकर ज्वालामुखियों के बारे में बात करता है। डैन मुस्कुराते हुए सभी से कहता है कि भविष्य को बचाने के लिए सिर्फ सैनिक नहीं बल्कि वैज्ञानिकों की भी उतनी ही जरूरत होगी। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है जिसमें उसे अपनी भर्ती की पुष्टि करने के लिए कहा जाता है। वह तुरंत भर्ती केंद्र पहुंचता है, जहां जांच के बाद उसे बताया जाता है कि उसकी मौत अगले 7 सालों के अंदर होने वाली है, इसलिए उसे भविष्य की जंग में भेजा जा सकता है। डैन बार बार पूरी बात जानने की कोशिश करता है, लेकिन अधिकारी उसे कोई जवाब नहीं देते। इसके बजाय उसकी बांह में एक ट्रैकिंग डिवाइस लगा दिया जाता है, जिसे वह भविष्य से लौटने तक निकाल भी नहीं सकता। घर लौटकर जब डैन यह बात अपनी पत्नी एमी को बताता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह कहती है कि वे सरकार से भाग जाएंगे, लेकिन डैन जानता है कि ऐसा करना आसान नहीं है। तब एमी उसे याद दिलाती है कि एक इंसान है जो उनकी मदद कर सकता है। डैन पहले साफ मना कर देता है क्योंकि वह उससे मिलना भी नहीं चाहता, लेकिन अपनी बेटी मरी की खातिर आखिरकार वह तैयार हो जाता है। कुछ घंटों बाद डैन एक पुराने एयरक्राफ्ट हैंगर में पहुंचता है, जहां उसकी मुलाकात जेम्स से होती है। दोनों के बीच शुरुआत से ही तनाव साफ दिखाई देता है। जेम्स उसकी बांग से ट्रैकिंग डिवाइस निकालने की कोशिश करता है और ताना मारते हुए कहता है कि आज पहली बार डैन मदद मांगने आया है। ये सुनते ही डैन का गुस्सा फूट पड़ता है। वह कहता है कि बचपन से उसे सिर्फ अपने पिता का साथ चाहिए था, लेकिन उन्हें कभी उसकी परवाह नहीं थी। इतना कहकर वह वहाँ से चला जाता है और जाते जाते चेतावनी देता है कि अब कभी मरी को चिट्ठियां मत भेजना। तभी पता चलता है कि जेम्स कोई और नहीं बल्कि डैन का अपना पिता है। घर लौटने पर एमी देखती है कि डिवाइस अब भी उसकी हाथ में लगा हुआ है। उसे समझ आ जाता है कि अब डैन को जाना ही होगा। वह कहती है कि जाने से पहले मरी को सब सच बता देना चाहिए। डैन बाहर बगीचे में जाता है, जहाँ मरी मिट्टी खोद रही
होती है। जैसे ही वह अपनी यात्रा के बारे में बताता है, मरी बिना कुछ कहे समझ जाती है कि उसके पिता भी भविष्य की जंग में भेजे जा रहे हैं। उसकी आंखें भर आती हैं, लेकिन डैन उसे गले लगाकर वादा करता है कि वह हर हाल में वापस लौटेगा। कुछ समय बाद डैन और बाकी भर्ती किए गए लोगों को भविष्य में भेजने से पहले हथियार चलाने और फर्स्ट एड की ट्रेनिंग दी जाती है। यहीं उसकी मुलाकात चार्ली नाम के एक वैज्ञानिक से होती है, जो घबराने पर लगातार बोलता रहता है। उनके पीछे खड़ा डोरियन उसे चुप रहने के लिए कहता है। बाद में चार्ली बताता है कि डोरियन तीसरी बार साल 2051 जा रहा है। यह सुनकर डैन हैरान रह जाता है, क्योंकि वहां से किसी का वापस लौटना नामुमकिन होता है। धीरे धीरे उन्हें एक और चौंकाने वाली बात पता चलती है। भविष्य के सभी सैनिक बहुत कम उम्र के हैं, जबकि अतीत से सिर्फ 40 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोगों को भेजा जा रहा है। उन्हें समझ आता है कि शायद टाइम पैराडॉक्स से बचने के लिए ऐसा किया जा रहा है। फिर उन्हें बताया जाता है कि व्हाइट स्पाइक्स हर 6 दिन बाद कुछ समय के लिए गायब हो जाते हैं। इसी दौरान नए सैनिकों को भविष्य भेजा जाता है और पुराने सैनिकों को वापस लाया जाता है, यानी हर भर्ती किए गए इंसान को वहाँ सिर्फ 7 दिन जिंदा रहना होगा। रात होते ही अचानक पूरे बेस में सायरन बज उठता है। भविष्य के सैनिक चिल्लाने लगते हैं कि यह कोई अभ्यास नहीं है। चारों तरफ भगदड़ मच जाती है। डैन जब एक अधिकारी से वजह पूछता है तो पता चलता है कि 2051 की आखिरी रिसर्च फैसिलिटी पर एलियंस ने हमला कर दिया है। अगर वह जगह नष्ट हो गई तो इंसानियत की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। कुछ ही देर बाद सभी लोग टाइम पोर्टल के सामने खड़े होते हैं। जैसे ही पोर्टल सक्रिय होता है, सैनिक एक एक करके उसके अंदर जाने लगते हैं, लेकिन डैन के अंदर जाते ही सिस्टम में अचानक खराबी आ जाती है। पोर्टल की लोकेशन बदल जाती है और अगले ही पल डैन समेत पूरी टीम सैकड़ों फीट ऊंचाई से सीधे आसमान में गिरने लगती है। ज्यादातर लोग नीचे गिरते ही मारे जाते हैं, लेकिन किस्मत से डैन, चार्ली और डोरियन एक पानी से भरे स्विमिंग पूल में गिरते हैं, जो एक ऊंची इमारत की छत पर बना होता है। जान बचते ही डैन तुरंत अपनी राइफल उठाता है और छत के किनारे पहुंचकर नीचे देखता है। उसके सामने पूरा मियामी शहर खंडहर में बदल चुका होता है। उसी समय रोमियो कमांड उनसे संपर्क करती है। क्योंकि डैन पहले सेना में रह चुका होता है, इसलिए उसे पूरी टीम की कमान सौंप दी जाती है। उसे बताया जाता है कि आसपास व्हाइट स्पाइक्स की भारी संख्या मौजूद है और कुछ ही मिनटों में पूरे इलाके पर एयर स्ट्राइक होने वाली है। लेकिन उससे पहले उसे पास की एक इमारत में फंसे वैज्ञानिकों को बचाना होगा। डैन तुरंत अपनी बची हुई टीम को इकट्ठा करता है और सभी लोग बेहद सावधानी से सुनसान सड़कों पर आगे बढ़ने लगते हैं। रास्ते में उन्हें चारों तरफ मरे हुए सैनिकों की लाशें दिखाई देती हैं, जिन्हें देखकर हर किसी के मन में डर बैठ जाता है। आखिरकार वे उस इमारत तक पहुंच जाते हैं। तभी रोमियो कमांड चेतावनी देती है कि व्हाइट स्पाइक्स कई किलोमीटर दूर से भी खून की गंध पहचान सकते हैं। जब टीम लैब तक पहुंचती है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिन वैज्ञानिकों को बचाने के लिए वे आए थे, वे पहले ही मारे जा चुके होते हैं। अब मिशन बदल दिया जाता है। उन्हें लैब से जरूरी हार्ड ड्राइव और एलियंस के बायो सैंपल लेकर हर हाल में बाहर निकलना होता है। डैन जैसे ही सैंपल इकट्ठा करता है, नीचे निगरानी कर रहे साथी बताते हैं कि व्हाइट स्पाइक्स तेजी से इमारत की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ एयर स्ट्राइक शुरू होने में सिर्फ 6 मिनट बाकी रहते हैं। डैन तुरंत पूरी टीम को पीछे वाली सीढ़ियों से नीचे उतरने का आदेश देता है, लेकिन जैसे ही वे सीढ़ियों में पहुंचते हैं, ऊपर से अजीब आवाजें आने लगती हैं। अगले ही पल दर्जनों व्हाइट स्पाइक्स उन पर टूट पड़ते हैं। पूरी इमारत गोलियों और चीखों से गूंज उठती है। सैनिक जान बचाने के लिए नीचे भागने लगते हैं, जबकि एलियंस लगातार उनका पीछा करते रहते हैं। डैन अकेले एक व्हाइट स्पाइक से भिड़ जाता है, लेकिन उसकी ताकत के सामने टिक नहीं पाता। तभी डोरियन सही समय पर पहुंचकर उसकी गर्दन पर गोली मारता है और एलियन वहीं ढेर हो जाता है। वह डैन को बताता है कि इन्हें सिर्फ गर्दन या पेट पर हमला करके ही मारा जा सकता है। इसी बीच रोमियो कमांड बची हुई टीम को निकालने के लिए बख्तरबंद गाड़ी भेजती है, लेकिन जैसे ही गाड़ियां वहां पहुंचती हैं, व्हाइट स्पाइक्स उन पर टूट पड़ते हैं। कुछ ही सेकंड में सभी गाड़ियां तहस नहस हो जाती हैं और कई सैनिक वहीं मारे जाते हैं। अब डैन और उसकी टीम चारों तरफ से मौत के बीच फंस चुके होते हैं। इसी बीच एयर स्ट्राइक शुरू हो जाती है। आसमान से एक के बाद एक बम गिरने लगते हैं और पूरी टीम जान बचाने के लिए भागती है, लेकिन व्हाइट स्पाइक्स उनका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं लेते। भागते भागते सभी एक सुरंग तक पहुंचते हैं, जहां नोरा और कोवन गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि कुछ ही सेकंड में एक F-22 फाइटर जेट इस सुरंग पर बम गिराने वाला है। दोनों समझ जाते हैं कि अब उनका बचना नामुमकिन है, इसलिए वे अपनी जान की परवाह किए बिना पीछे रुक जाते हैं और लगातार एलियंस पर गोलियां चलाकर बाकी साथियों को भागने का मौका देते हैं।
डैन, चार्ली, डोरियन और बाकी लोग भारी दिल के साथ वहां से निकल जाते हैं। अगले ही पल जोरदार धमाके के साथ पूरी सुरंग उड़ जाती है। एक दिन बाद डैन की आंख खुलती है। वह कैरेबियन में बने भविष्य के सैन्य बेस पर होता है। वहां उसे पता चलता है कि पूरी टीम में सिर्फ 3 लोग ही जिंदा बचे हैं, डैन, चार्ली और डोरियन। डैन की नजर डोरियन के गले में लटक रहे व्हाइट स्पाइक के पंजे पर पड़ती है। पूछने पर डोरियन बताता है कि यह उसे हर दिन मौत की याद दिलाता है। जब उसे भर्ती किया गया था तभी पता चला था कि 6 महीने बाद कैंसर से उसकी मौत होने वाली है। इसलिए वह बार बार भविष्य की इस जंग में लौटता है, क्योंकि वह बीमारी से नहीं बल्कि लड़ते हुए अपनी शर्तों पर मरना चाहता है। कुछ देर बाद डैन को रोमियो कमांड बुलाती है। वहां पहुंचकर उसके कदम अचानक रुक जाते हैं। उसके सामने खड़ी कमांडर कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी बेटी मरी होती है, जो अब बड़ी होकर कर्नल बन चुकी है। इतना ही नहीं, उसने MIT से बायोटेक्नोलॉजी में PhD भी की होती है। अपनी बेटी को इस मुकाम पर देखकर डैन गर्व से भर जाता है। लेकिन मरी साफ कह देती है कि उसने अपने पिता को यहाँ मिलने के लिए नहीं बुलाया। उसने जानबूझकर डैन को चुना है क्योंकि उसे एक बेहद जरूरी मिशन में उसकी मदद चाहिए। इसके बाद मरी उसे एक मिलिट्री लैब में ले जाती है, जहाँ वैज्ञानिकों ने एक ऐसा टॉक्सिन तैयार किया होता है जो नर व्हाइट स्पाइक्स को मार सकता है, लेकिन मादा पर उसका कोई असर नहीं होता। इसलिए अब उन्हें एक जिंदा फीमेल व्हाइट स्पाइक पकड़नी होगी ताकि उसके ऊपर प्रयोग करके ऐसा वायरस बनाया जा सके जो पूरी प्रजाति को खत्म कर दे। दोनों हेलीकॉप्टर से एक विशाल व्हाइट स्पाइक के घोंसले की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में मरी बताती है कि एलियंस अचानक उत्तरी रूस में दिखाई दिए थे और फिर पूरी दुनिया में फैल गए। सबसे हैरानी की बात यह थी कि किसी को उनका स्पेसशिप या धरती पर आने का कोई सबूत कभी नहीं मिला। यह बात डैन के दिमाग में कहीं न कहीं बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद वे उस घोंसले तक पहुंचते हैं, जहां सैनिक बड़ी मुश्किल से एक फीमेल व्हाइट स्पाइक को पकड़कर पिंजरे में डालने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन तभी वह अपने जंजीर तोड़ देती है और सभी पर हमला कर देती है। हालात बिगड़ते देखकर मरी खुद नीचे कूद जाती है। डैन भी बिना सोचे उसके पीछे चला जाता है। डैन अपनी जान जोखिम में डालकर उस फीमेल के टेंटिकल को पकड़ लेता है। गुस्से में एलियन अपने ही शरीर पर नुकीले कांटे चला देती है और इसी मौके का फायदा उठाकर सैनिक उसे आखिरकार पिंजरे में कैद कर देते हैं। हेलीकॉप्टर उस पिंजरे को लेकर उड़ जाता है, लेकिन तभी दूर से सैकड़ों नर व्हाइट स्पाइक्स उनकी तरफ दौड़ते दिखाई देते हैं। डैन और मरी किसी तरह एक हमवी तक पहुंचते हैं। मरी भारी मशीन गन से लगातार फायर करती है, जबकि डैन गाड़ी चलाता है। चारों तरफ एलियंस घिरे होने के बावजूद दोनों मौत को चकमा देकर वहां से निकलने में कामयाब हो जाते हैं और आखिरकार समुद्र किनारे पहुंचते हैं। वहां मरी डैन पर गुस्सा करती है कि उसने अपनी जान खतरे में क्यों डाली। डैन सिर्फ इतना कहता है कि वह अपनी बेटी को अपनी आंखों के सामने मरते हुए नहीं देख सकता। यह सुनते ही मरी भावुक हो जाती है और आखिरकार अपने दिल का सबसे बड़ा दर्द बताती है। वह कहती है कि भविष्य में डैन एक दिन उसे और उसकी माँ को छोड़कर चला गया था। पहले तो डैन इस बात पर यकीन नहीं करता, लेकिन मरी बताती है कि उसके माता पिता का तलाक हो गया था। वह हमेशा उम्मीद करती रही कि एक दिन उसका परिवार फिर से एक हो जाएगा, लेकिन उसके 16वें जन्मदिन पर अस्पताल से फोन आया, जहां उसने अपने पिता की आखिरी धड़कन अपनी आंखों के सामने रुकते हुए देखी। ये सुनकर डैन पूरी तरह टूट जाता है। उसे एहसास होता है कि अगर उसने अपनी जिंदगी नहीं बदली तो भविष्य सचमुच वैसा ही होगा। दोनों एक समुद्री रिसर्च बेस पर लौटते हैं। वहां मरी पूरी रात लैब में हजारों अलग अलग केमिकल मिलाकर एक ऐसा टॉक्सिन बनाने की कोशिश करती है जो फीमेल व्हाइट स्पाइक को भी मार सके। डैन उसके पास बैठा रहता है। वह पूछता है कि अगर टॉक्सिन बन भी गया तो उसे पूरी दुनिया तक कैसे पहुंचाया जाएगा। मरी बस इतना कहती है कि पहले दवा बन जाए, बाकी बाद में देखा जाएगा। डैन के भविष्य से वापस जाने में अब सिर्फ 21 घंटे बचे होते हैं। वह अपनी बेटी से कहता है कि अगर एमी आज उसे देखती तो उसे उस पर उतना ही गर्व होता जितना आज उसे हो रहा है। ये सुनकर मरी की आंखें नम हो जाती हैं। अगली सुबह डैन दोबारा लैब में पहुंचता है। इस बार वह मरी से पूछता है कि आखिर उसने उसे यहाँ बुलाया ही क्यों था। मरी गहरी सांस लेकर बताती है कि भविष्य की दुनिया खत्म हो चुकी है। उनके पास न संसाधन बचे हैं और न उम्मीद। इसलिए अगर टॉक्सिन बन गया तो डैन उसे अपने समय में लेकर जाएगा, जहाँ करोड़ों मात्रा में इसे बनाकर एलियंस के आने से पहले ही उन्हें खत्म किया जा सकेगा। जैसे ही उसकी बात खत्म होती है, कंप्यूटर अचानक सफलता का संकेत देता है। आखिरकार वह टॉक्सिन तैयार हो चुका होता है, लेकिन उसी पल कैद की गई फीमेल व्हाइट स्पाइक जोरदार चीख मारती है। उसकी आवाज सुनते ही बाहर मौजूद सारे व्हाइट स्पाइक्स पागलों की तरह बेस पर हमला कर देते हैं। कुछ ही मिनटों में पूरा बेस तबाह होने लगता है। डैन और मरी टॉक्सिन लेकर हेलीकॉप्टर की तरफ भागते हैं। रास्ते में कई एलियंस उन्हें घेर लेते हैं, लेकिन दोनों किसी तरह रास्ता बनाकर आगे बढ़ते हैं। तभी एक नुकीला कांटा मरी के शरीर को चीर देता है। वह बुरी तरह घायल हो जाती है और चल भी नहीं पाती। डैन उसे सहारा देकर आगे ले जाने की कोशिश करता है। उधर बेस में घोषणा होती है कि टाइम जंप होने में सिर्फ 3 मिनट बचे हैं।
मरी दर्द से जमीन पर गिर जाती है और डैन से कहती है कि उसे छोड़कर चला जाए, लेकिन डैन अपनी बेटी को छोड़ने से साफ इनकार कर देता है। अब टाइम जंप में सिर्फ कुछ सेकंड बचे होते हैं। मरी कांपते हुए टॉक्सिन की शीशी डैन के हाथ में रख देती है और कहती है कि यही पूरी इंसानियत की आखिरी उम्मीद है। तभी एक विशाल व्हाइट स्पाइक उन पर हमला कर देता है। लड़ाई के दौरान उनके नीचे की फर्श टूट जाती है और मरी उस एलियन के साथ गहरी खाई की तरफ फिसलने लगती है। अपनी बेटी को बचाने के लिए डैन भी उसके पीछे छलांग लगा देता है, लेकिन उसी क्षण टाइम जंप सक्रिय हो जाता है और डैन बीच हवा से ही साल 2022 में वापस लौट आता है। उसकी आंख खुलते ही वह अपनी मुट्ठी खोलता है। टॉक्सिन की शीशी अब भी उसके हाथ में सुरक्षित होती है। वह तुरंत अधिकारियों से कहता है कि इसे बड़े पैमाने पर बनाकर भविष्य भेजा जाए, लेकिन उसे पता चलता है कि भविष्य का टाइम पोर्टल पूरी तरह नष्ट हो चुका है और अब वहाँ किसी को भेजना या वापस लाना असंभव है। कुछ देर बाद डैन घर लौटता है और अपनी छोटी बेटी मरी को कसकर गले लगा लेता है। वह एमी को पूरी कहानी बताता है कि भविष्य में उनकी बेटी ने ही यह टॉक्सिन बनाया था। साथ ही वह यह भी बताता है कि किसी को आज तक यह नहीं पता चला कि व्हाइट स्पाइक्स आखिर धरती पर आए कहां से थे। वे बस साल 2048 में अचानक दिखाई दे दिए थे। एमी उसकी बात ध्यान से सुनती है और एक ऐसी बात कहती है जिससे डैन के दिमाग की सारी कड़ियां जुड़ जाती हैं। वह कहती है कि क्या पता एलियंस बहुत पहले ही धरती पर आ चुके हों और बर्फ के नीचे दबे रहे हों। यही बात डैन को नई उम्मीद देती है। वह तुरंत डोरियन और चार्ली से मिलता है। तीनों मिलकर व्हाइट स्पाइक के पंजे की जांच करते हैं। चार्ली को उसमें ज्वालामुखी की राख मिलती है, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि वह राख रूस की नहीं बल्कि चीन की होती है। इस रहस्य को सुलझाने के लिए वे डैन के छात्र मार्टिन के पास पहुंचते हैं, जिसे ज्वालामुखियों का गहरा ज्ञान होता है। मार्टिन बताता है कि यह राख 1000 साल पहले हुए एक प्राचीन ज्वालामुखी विस्फोट की है, जिसकी परतें आज भी उत्तरी रूस की बर्फ के नीचे मौजूद हैं। इतना सुनते ही तीनों समझ जाते हैं कि व्हाइट स्पाइक्स साल 2048 में धरती पर नहीं आए थे, बल्कि वे सदियों पहले ही यहाँ पहुंच चुके थे और बर्फ में दबे हुए थे। जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग से बर्फ पिघली, वे आजाद हो गए। ये सच सामने आते ही डैन अमेरिकी एयरफोर्स से रूस में एक गुप्त मिशन की मांग करता है, लेकिन सरकार इस मिशन को मंजूरी देने से इनकार कर देती है। अब उनके पास सिर्फ एक आखिरी रास्ता बचता है। डैन अपने पिता जेम्स के पास जाता है और पहली बार उनसे मदद मांगता है। बिना एक पल गंवाए जेम्स भी इस मिशन के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि अब पूरी दुनिया का भविष्य इसी सफर पर टिका हुआ है। अब डैन, चार्ली, डोरियन और जेम्स दुनिया को बचाने के अपने आखिरी मिशन की तैयारी करते हैं। लेफ्टिनेंट हार्ट भी उनके साथ जुड़ जाती है और अपने साथ बड़ी मात्रा में नया तैयार किया गया टॉक्सिन लेकर आती है। इसके बाद सभी लोग एक कार्गो विमान में बैठकर उत्तरी रूस की ओर रवाना हो जाते हैं, जहां उन्हें शक होता है कि व्हाइट स्पाइक्स की असली शुरुआत हुई थी। बर्फ से ढके वीरान इलाके में पहुंचकर पूरी टीम स्नोमोबाइल्स की मदद से आगे बढ़ने लगती है, लेकिन अचानक उनके सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण काम करना बंद कर देते हैं। यहाँ तक कि कंपास भी गलत दिशा दिखाने लगता है। यह देखकर सभी समझ जाते हैं कि वे सही जगह पर पहुंच चुके हैं। इसके बाद वे बर्फ में विस्फोट करते हैं, जिससे नीचे एक गहरी दरार खुल जाती है। सभी सावधानी से उसके अंदर उतरते हैं और कुछ दूर चलने के बाद उनके सामने एक विशाल रहस्यमयी अंतरिक्ष यान दिखाई देता है, जो हजारों सालों से बर्फ के अंदर दबा हुआ होता है। डैन और बाकी लोग जहाज के अंदर जाने का फैसला करते हैं, जबकि जेम्स और चार्ली बाहर ही रुककर निगरानी करने लगते हैं। जहाज का दरवाजा काटकर जैसे ही वे अंदर पहुंचते हैं, वहां का नजारा देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। कॉकपिट में कुछ मरे हुए एलियन पड़े होते हैं, लेकिन वे व्हाइट स्पाइक्स नहीं होते। इसका मतलब साफ था कि यह स्पेसशिप किसी दूसरी एलियन प्रजाति का था, जो व्हाइट स्पाइक्स को कैद करके कहीं ले जा रही थी। आगे बढ़ने पर उन्हें एक बड़ा कंपार्टमेंट मिलता है, जिसके अंदर दर्जनों व्हाइट स्पाइक्स गहरी नींद में जमे हुए होते हैं। तभी सबको समझ आता है कि ये एलियन इस जहाज के चालक नहीं बल्कि सिर्फ खतरनाक कैदी थे। डैन और उसकी टीम तुरंत सोए हुए व्हाइट स्पाइक्स के शरीर में टॉक्सिन इंजेक्ट करना शुरू कर देती है। जिनके अंदर टॉक्सिन पहुंचता है वे कुछ ही सेकंड में मर जाते हैं, लेकिन तभी बाकी व्हाइट स्पाइक्स धीरे धीरे जागने लगते हैं। इससे पहले कि पूरी टीम सभी को टॉक्सिन दे पाती, कई एलियन अपने बंधन तोड़कर बाहर निकल जाते हैं। डैन तुरंत वायरलेस पर जेम्स और चार्ली को सतर्क कर देता है। बाहर निकलते ही 3 व्हाइट स्पाइक्स गोलियों का शिकार हो जाते हैं, लेकिन एक विशाल फीमेल व्हाइट स्पाइक वहां से भाग निकलती है। डैन तुरंत समझ जाता है कि अगर यह बच गई तो पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। उधर जहाज के अंदर हालात बेकाबू हो जाते हैं। चारों तरफ सैकड़ों व्हाइट स्पाइक्स जाग चुके होते हैं। डोरियन समझ जाता है कि अब उन सभी का जिंदा बचना नामुमकिन है। वह डैन को अपना व्हाइट स्पाइक वाला पंजा देकर कहता है कि वह अपनी बेटी का भविष्य बचाए और यहाँ से निकल जाए। इसके बाद डोरियन, हार्ट और बाकी सैनिक जहाज के अंदर ही रुक जाते हैं, ताकि डैन उस भागी हुई फीमेल का पीछा कर सके। कुछ ही पल बाद
डोरियन आखिरी बार मुस्कुराता है और कहता है कि अगर उसे मरना ही है तो वह अपनी शर्तों पर मरेगा। अगले ही सेकंड वह पूरे जहाज में लगाए गए C4 बमों को उड़ा देता है। एक भयानक धमाके के साथ पूरा स्पेसशिप बर्फ के अंदर ही तबाह हो जाता है। इधर डैन वापस जेम्स और चार्ली के पास पहुंचता है। जेम्स बताता है कि जो एलियन भागी है वह बहुत बड़ी थी। डैन तुरंत समझ जाता है कि वह फीमेल व्हाइट स्पाइक है और अगर उसे अभी नहीं रोका गया तो पूरी दुनिया फिर से खतरे में पड़ जाएगी। डैन और जेम्स तुरंत स्नोमोबाइल लेकर उसके पैरों के निशानों का पीछा करने निकल पड़ते हैं। कुछ दूर जाकर दोनों अलग अलग दिशाओं में उसे ढूंढने लगते हैं। तभी डैन देखता है कि फीमेल व्हाइट स्पाइक सीधे उसके पिता पर हमला करने दौड़ रही है, लेकिन जेम्स पहले से जाल बिछाकर बैठा होता है। एलियन एक नकली इंसान पर हमला कर देती है और जेम्स दूर से उस पर गोलियां बरसाने लगता है। हालांकि इस बार फीमेल पहले से ज्यादा गुस्से में होती है और सीधा जेम्स की तरफ झपट पड़ती है। ठीक उसी समय डैन अपनी स्नोमोबाइल पूरी रफ्तार से उसकी तरफ दौड़ा देता है और जोरदार टक्कर मारकर अपने पिता की जान बचा लेता है। दोनों लगातार फायर करते हैं जिससे फीमेल पीछे हटती है और एक बर्फीली खाई में गिर जाती है, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। अगले ही पल वह फिर से बाहर निकल आती है और दोनों पर हमला कर देती है। लड़ाई के दौरान उसके नुकीले कांटे डैन की टांग में धंस जाते हैं। इसके बावजूद डैन और जेम्स मिलकर उसकी आंखों पर हमला करते हैं और उसे कुछ पल के लिए अंधा कर देते हैं। यही मौका देखकर डैन उसके शरीर में टॉक्सिन इंजेक्ट कर देता है। उसे लगता है कि लड़ाई खत्म हो गई है, लेकिन तभी फीमेल अपनी ही बांह काट कर अलग कर देती है, जिससे टॉक्सिन का असर रुक जाता है। अब वह फिर से डैन की तरफ बढ़ने लगती है। अपने बेटे को बचाने के लिए जेम्स अपने हाथ पर खुद ही कट लगा लेता है। खून की गंध सूंघते ही व्हाइट स्पाइक डैन को छोड़कर उसकी तरफ दौड़ पड़ती है। तभी डैन पूरी ताकत लगाकर उसकी पीठ पर छलांग लगा देता है और डोरियन के दिए हुए पंजे को उसकी गर्दन में गहरा घोंप देता है। इसके बाद वह टॉक्सिन की आखिरी शीशी उठाता है और इस बार सीधे फीमेल के मुंह के अंदर इंजेक्ट कर देता है। कुछ ही सेकंड में जहर पूरे शरीर में फैल जाता है। डैन जोरदार लात मारकर उसे गहरी खाई में गिरा देता है। इस बार फीमेल हमेशा के लिए मर चुकी होती है। लंबी और जानलेवा लड़ाई के बाद डैन, जेम्स और चार्ली बर्फ पर थक कर बैठ जाते हैं। तीनों जानते थे कि उन्होंने सिर्फ एक एलियन को नहीं बल्कि पूरी मानव जाति के भविष्य को बचा लिया है और इसी के साथ इस शानदार कहानी का अंत हो जाता है।